नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पर। साथियों, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अंक में शामिल किया था और ये पॉलिटी के लिए, न केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसको बहुत ध्यान से कवर कीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन लगातार आते रहे, आपको हम पीवाईक्यू के थ्रू दिखाएंगे। दोस्तों, जो न्यूज है ये सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। याचिका दायर की गई थी इस अधिनियम पर रोक लगाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। और डिटेल में चलने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स ने 2017 में ये सवाल पूछा था। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए थे, उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है ये आपको बताना था। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है इस साल 2024 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह का। कथन 1 में है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बहुसदस्यीय निकाय हैं, लेकिन 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यों में अगर बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त 2 और उनकी सहायता के लिए इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। दूसरा कथन है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। ये कथन भी बिल्कुल गलत है। और जनरल इलेक्शन हो और या बाई इलेक्शन हो, दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम चुनाव आयोग तय करता है, इसलिए दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं तीसरे कथन के ऊपर। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, तो यह कथन सही है। चुनाव आयोग की शक्तियों के संदर्भ में कथन 3 सही है। और इसका उदाहरण अभी आप देखे होंगे, महाराष्ट्र में शिवसेना को क्लेम 2 पक्षों के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, एक उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना का क्लेम किया जा रहा था, दूसरा एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे आए दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं कई राज्यों में। बहुत उदाहरण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इस समय समय पे ऐसी न्यूज आती रहती हैं। राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद का निपटारा केवल चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा, केवल 3 कथन सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों, डिटेल में चलें तो यह अधिनियम निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेता है। ये जो 2023 का एक्ट है। अधिनियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के वेतन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान स्तर पर निर्धारित करता है। इनका जो वेतन होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। इसमें उनकी नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान नहीं था, और जो अभी भी राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की, पृष्ठभूमि की। 2023 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जांच करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि उनकी नियुक्ति पूरी तरह से कार्यपालिका के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह अगर कार्यपालिका इनकी नियुक्ति करेगा तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर के। भारतीय नागरिकों का विश्वास का प्रतीक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका नियंत्रण से स्वतंत्र और मुक्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक चयन प्रक्रिया का आदेश दिया जो तब तक चलेगा जब तक संसद एक कानून नहीं बनाती है। चयन प्रक्रिया का मतलब सिलेक्शन कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाए। सिलेक्शन कमेटी जब जिन नामों की रिकमेंडेशन कर देगी उन्हीं पर राष्ट्रपति अपनी मुहर लगाएंगे। वही भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, वही अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन कमेटी या चयन समिति में कौन होगा। एक तो प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे जैसा राष्ट्रपति तय करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों के संचालन और मतदाता सूची तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। किनका किनका? एक तो अभी आने वाला है वर्ष 2024 का लोकसभा का चुनाव। संसद में दोनों सदन हो जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का, और राज्य के विधानसभाओं का और राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव के संचालन और मतदाता सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार का चुनाव आयोग है। संविधान निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति संसद के एक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। अब बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, सेलेंट फीचर क्या हैं? निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर शामिल होंगे। राष्ट्रपति समय समय पर इलेक्शन कमिश्नर की संख्या तय करेंगे, और जैसे भी वर्तमान में 3 कमिश्नर होने चाहिए, तो हो सकता आने वाले टाइम में अगर संख्या कम पड़ रही है कमिश्नर की, तो भारतीय राष्ट्रपति जैसा चाहेंगे बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।
आयोग की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति जिन नामों की सिफारिश कर देगा उन्हीं पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री तो आप समझ रहे हैं, विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता का मतलब यह है कि विपक्ष के नेता का दर्जा उसी पार्टी को दिया जाएगा जो कुल सदस्यों का 10% जिनके पास सदस्य हैं। मान लीजिए कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 होती है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 55 सदस्य। जिस पार्टी के पास 55 से कम होंगे उनको विपक्ष का नेता का दर्जा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में माना जाएगा और वो विपक्षी दल की भूमिका निभा सकते हैं। अभी वर्तमान में जब 2014 में नई सरकार चुन के आई थी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस समय विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के पास केवल 47 सदस्य ही थे। होनी कितनी चाहिए? 55। तो वहां पे उनको लोकसभा में विपक्ष का नेता तो नहीं बनाया गया, लेकिन हाँ विपक्ष सबसे बड़े विपक्षी दल मान्यता दी गई और फिर वही कांग्रेस पार्टी ही विपक्ष की भूमिका निभाने लगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति 5 नामों को सुझाएगी। चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है। चयन समिति के पास ज्यादा पावर है, अब ध्यान रखिएगा। हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट बना दे चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों पर बाध्य होगी, तो ऐसा नहीं है। चयन समिति के पास अधिक शक्ति है, उनके द्वारा सुझाए गए अन्य नामों पर भी विचार कर सकती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता मानदंड की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमिश्नर के पद के लिए एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, चुनाव के प्रबंधन और संचालन में ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। तीसरा है सरकार का सचिव या समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, ये है पात्रता मानदंड। अब बात करते हैं कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति की। 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे। अगर यहाँ पे कार्यकाल 6.5 साल हो जाता है और उम्र केवल 64 वर्ष ही है, तो इसको माना जाएगा जो पहले होगा मान लिया जाएगा। आयोग के सदस्यों को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि किसी इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है तो कार्यकाल की कुल अवधि 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। मान लीजिए कि 2 वर्ष कोई व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर के रूप में सेवा दे चुके हैं चुनाव आयोग में और उनको बाद में प्रमोट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। 2 वर्ष प्लस 6 वर्ष नहीं माना जाएगा। चुनाव आयुक्त के लिए कितना कार्यकाल है? 6 वर्ष। तो दोनों का अगर ऐड करेंगे तो 8 वर्ष हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 साल ही होना चाहिए। अब बात करते हैं वेतन और पेंशन की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का वेतन, भत्ते, सेवा की अन्य शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होनी चाहिए। जो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके इक्विवेलेंट होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का वेतन और भत्ता। अब इनके रिमूवल की बात करते हैं या निष्कासन की। विधेयक संविधान में निर्दिष्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के तरीकों को बरकरार रखता है जैसा संविधान में दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को केवल सीईसी की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। जो और इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, सीईसी की। अब बात करते हैं इस अधिनियम की चिंताएं क्या हैं, क्यों चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। पहली चिंता तो यह है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। क्यों? संविधान चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक स्वतंत्र संस्था के रूप में परिकल्पना करता है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की उम्मीद करता है। ऐसी भूमिका भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो 10वें चुनाव आयुक्त थे टीएन सेशन को अब तक का भारतीय इतिहास का सबसे सख्त मुख्य चुनाव आयुक्त माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है टीएन सेशन के बारे में, ये वर्ष 1990 से लेकर के 1996 तक इनका कार्यकाल था। 1996 तक चुनाव आयुक्त के रूप में अपनी सेवा दी। इन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी थी भारत के निर्वाचन आयोग की और भारतीय लोगों का विश्वास बहुत बढ़ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। इन्होंने कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से बड़े बड़े, यहां तक कि इनसे पूर्व प्रधानमंत्री भी डरते थे। और टीएन सेशन का एक फेमस डायलॉग था, कथन था कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूं। अगर कहीं भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते थे टीएन सेशन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। विधेयक में कई प्रावधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकते हैं। चयन समिति पर सरकार का प्रभुत्व होता है। चयन समिति में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे, जिसका अर्थ है अधिकांश सदस्य तत्कालीन सरकार से होंगे। इस वजह से जब सरकार का प्रभुत्व होगा तो क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री और फेयर तरीके से चुनाव, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव संपन्न करा पाएगा।
तो ये चिंता जाहिर होती है। दूसरा है चयन समिति की वैधता। अधिनियम चयन समिति की वैधता को बरकरार रखता है। भले ही समिति के गठन में कोई त्रुटि या दोष हो, फिर भी उसको वैध माना जाएगा सिलेक्शन कमेटी को। और खोज समिति की भूमिका की बात करते हैं तो चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए 5 लोगों के पैनल में से नामों का चयन कर सकती है। चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों से आगे बढ़कर किसी अन्य उम्मीदवार का चयन कर सकती है जो खोज समिति की भूमिका को कमजोर कर सकता है। यहाँ पे सर्च कमेटी है, उसकी भूमिका कमजोर रहेगी हमेशा चयन समिति से। इस अधिनियम की चिंता को इस अधिनियम के लिए कहा जा रहा है कमजोर पक्ष है। अब बात करते हैं पात्रता मानदंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जो सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर है या रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की पात्रता मानदंड को सिविल सेवकों तक सीमित करके विधेयक अन्य व्यक्तियों को ऐसे पदों से बाहर कर सकता है। हो सकता है सिविल सर्वेंट से ज्यादा योग्य और लोग भी हों, चाहे वो किसी भी पेशे में हों। उदाहरण के रूप में इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं या बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं भारत के, आईआईटी में काम कर रहे हैं, जो हो सकता है भारतीय चुनाव आयोग की तस्वीर बदल सकते हैं। चुनाव आयोग के लिए केवल सिविल सर्वेंट ही योग्य व्यक्ति होंगे, विशेष करके आईएएस आईपीएस भी ले सकते हैं या आईआरएस। ठीक है, हो सकता है इनके अलावा भी भारत में बहुत प्रतिभा है जो अच्छा काम कर सकते हैं चुनाव आयुक्त के रूप में। अब बात करते हैं इनके वेतन की। तो अधिनियम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के वेतन को सरकार के कैबिनेट सचिव के समान करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन के समान किया जाता था तो इलेक्शन कमिश्नर की गरिमा बनी रहती थी। अभी ये अधिनियम में कहा जा रहा है कि कैबिनेट सचिव जो भारत सरकार के सबसे बड़े सिविल सर्वेंट होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनके बराबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का वेतन होगा। ये चिंता की बात है। दोनों वेतन वर्तमान में समान है, लेकिन उन्हें अलग अलग तरीके से रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि जो कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार के होंगे उनकी सैलरी भारत सरकार के कंट्रोल में होती है, लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो उनको अलग तरीके से रेगुलेट किया जाता है। कैबिनेट सचिव का वेतन केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के वेतन का निर्धारण करने में कार्यकारी से अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है। कार्यकारी का मतलब होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, सरकार के नियंत्रण में जब उनका वेतन आ जाएगा तो उनकी स्वतंत्रता पर भी क्वेश्चन होगा, वो किसके कंट्रोल में रहेंगे, सरकार के। तो इसलिए चिंता की बात जाहिर की जा रही है। दोस्तों, अब मेंस का उत्तर जब आप लिखने लगेंगे तो वहां पे निष्कर्ष बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपको मार्क्स अच्छा मिले। तो यहाँ पे हम निष्कर्ष की चर्चा कर लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अधिनियम 2023 की चयन प्रक्रिया में सुधार तो दर्शाता है, लेकिन यह कार्यपालिका के हाथों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग की चिंता भी जाहिर करता है कि भाई सरकार का कंट्रोल रहेगा, जिससे क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य संपादित कर पाएगा। प्रस्तावित परिवर्तन संभावित रूप से भारत निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। ये आप अपने कंक्लूजन में निष्कर्ष में लिख सकते हैं। चुनाव प्रक्रियाओं के निष्पादन में निष्पक्षता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता नहीं प्रभावित होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इन चिंताओं को दूर करना, निर्वाचन आयोग के दलगत रहित स्वरूप को बनाए रखना, किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं होगा, वो निष्पक्ष तरीके से, उसके लिए सभी पार्टियां, सभी दल एक समान होंगे। बनाए रखना चुनाव प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने और निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। भारतीय नागरिकों का विश्वास बना रहना चाहिए और संविधान को अगर कहा जाता, संविधान में शक्तियों का स्रोत अगर कोई होता है तो वो है भारत के लोग। ये पूरा टॉपिक था जो डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया है। इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।